अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता जुल्फ़िकार है। हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में WHO की जानिब से हिफाजती टीकों से आगाही का आलमी हफ्ता मनाया जाता है। इस साल भी ये हफ्ता 24 से 30 अप्रैल तक जारी है। हिफाजती टीकों या वैक्सीनेशन से का अमल आज से 200 साल कबल शुरू हुआ, जब डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक के खिलाफ वैक्सीन तैयार की। उन्हीं के तजर्बे को आगे बढ़ाते हुए आज दुनिया भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जिसकी बिना पर बहुत सी मूजी बीमारियों से अमवात में कमी वाक़या हुई है और चेचक जैसे मर्ज का खात्मा हो गया है। लेकिन अभी भी दुनिया में 2 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन से महरूम हैं। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नायला आज़म, HOD, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज और प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन जैदी, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप दोनों। वालेकुम अस्सलाम। वेल, यू वेलकम हियर। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर डॉक्टर नायला आज़म से है कि हर साल हिफाजती टीकों से बचाव के हफ्ते की कोई थीम होती है। इस साल की थीम क्या है, इस पर कोई रोशनी डालिए। शुक्रिया डॉक्टर शाइस्ता। इस साल का थीम बड़ा दिलचस्प है, यानी वैक्सीन्स ब्रिंग अस टुगेदर। और ये दरअसल आजकल के हालात में, अहम और मौजूदा हालात में हस्बे हाल भी है। देखिए, हम सब अपनी और अपने बच्चों की सेहत और उसकी हिफाजत चाहते हैं, और ये मुतादी या छूत की बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे को लगती हैं, हमें एक दूसरे से खौफजदा करने में किरदार अदा करती हैं। अगर हमें ये शक भी पड़ जाए कि हमारे सामने वाले शख्स को या हमारे पड़ोसी को कोई ऐसी छूत की बीमारी है जो उससे हमें या हमारे बच्चों को लग सकती है, तो लामुहाला हम उससे मिलने से गुरेज करने लगते हैं। हम उससे मिलना चाहते नहीं, और साइंसी तौर पर जब तक वो बीमारी मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है या रखती है, तो हम चाहते हैं कि हम उनसे दूर रहें। और ये तकलीफ दे अमल है, बिकॉज ये तिब्बी तौर पर तो ठीक भी है, मगर समाजी तौर पर ये सूरत हाल सबसे ज़्यादा नुमायाँ होकर हमें कोविड-19 की वबा के दौरान पिछले 1 साल से देखने में नज़र आ रही है। यही वजह है कि अगरचे ये साइंसी असूल तो बाकी तमाम मुतादी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था हमेशा से डॉक्टर कहते थे कि अगर किसी को खसरा है या किसी को चेचक है तो उसको लोगों से अलहदा कर दिया जाए, उसको दूर किया जाए, उससे मिलने से गुरेज किया जाए। मगर कोविड-19 में तो ये देखा गया कि कहा कि जिस किसी का कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसको घर वालों से भी दूर कर दिया जाए, उसको खाना पीना भी उसके कमरे में दिया जाए, उसको निकलने भी ना दिया जाए, लॉकडाउन भी कर दिए गए। तो ये सारा कुछ क्या था? ये समाजी राब्ते कट गए, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने से गुरेज करने लगे। अब तो ये होने लगा है कि लोग मौत फौत पे भी नहीं जाते, तीमारदारी तो दूर की बात है। तो ये जो हमारे लोग आपस में डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं, यही वजह है कि जब वैक्सीन्स आ गई हैं, अब हम ये कहते हैं कि जी हिफाजत जो है हो गई है। और वैक्सीन से अगरचे हम कहा यह जाता है कि जो हमारे कुछ मेजर्स ऐसे हैं, जैसे हाथ धोना है, मास्क है या समाजी फासला बरकरार रखना है, ये टेम्प्रेरी मेजर्स हैं, लेकिन मुस्तकिल जो इंसान की अंदरूनी बचाव की और जो इम्यूनिटी की है वो तो सिर्फ वैक्सीन से आती है। अब जब ये वैक्सीन आ गया है या ऑलरेडी मौजूद थे, अगर वो वैक्सीन बाकायदगी से लगवाए जाएं तो ना सिर्फ ये कि कोविड-19 बल्कि छूटी तकरीबन सभी बीमारियों से निजात मुमकिन है। और सिर्फ तभी होगा कि वैक्सीनेशन होगी तो हम सब एक दूसरे से खौफ खाना बंद करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, हमारी समाजी, इक्तिसादी और सकाफती सरगर्मियाँ बहाल होंगी, हमारे शहरों की, हमारे घरों की, ख़ानदानों की रौनकें बहाल होंगी, और तभी हम सब एक दूसरे के करीब आएंगे। और मैं समझती हूँ यही इस थीम का हिस्सा है, इसकी ब्यूटी है। जी मैम, आपने थीम को बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन हमें ये भी बताएं कि हम अक्सर हर्ड इम्यूनिटी की इस तरह सुनते हैं, इससे क्या मुराद है? डॉक्टर शाइस्ता, आपने अच्छा किया कि ये इस बात का जिक्र यही कर लिया। हर्ड इम्यूनिटी भी आजकल इस्तिलाह टीवी पे भी, मीडिया पे भी बहुत आम है।
तो उसके बारे में मैं ये भी समाजी राब्तों की ही एक किस्म है और ये भी उसी से मिलती जुलती की इस्तिलाह है। यानी इंसानों की जो हमारा जो मुआशरा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, एक दूसरे के साथ जब मिलजुल के रहते हैं तो वो एक हर्ड की या एक कुंबे की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। और किसी भी मुआशरे में ज़रूरी नहीं कि 100% लोग जब तक वैक्सीनेट नहीं होंगे तो वो महफूज नहीं तस्वुर किया जाएगा, बल्कि अगर 50 से 80% लोग भी किसी बीमारी के लिए वैक्सीनेट हो जाएं तो बाकी बकाया 50% या 20 से 70% लोग अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे जब अगर भेड़ों का रिवर जा रहा हो तो अगर बाहर की तरफ जो उनके रिवर के लाइन के किनारों के जो लोग हैं अगर वो महफूज हो जाएं तो दरमियान वाले लोग खुद ब खुद ही महफूज हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वैक्सीनेशन दोनों ज़िंदगी के किनारों पर की जाए या कुछ लोग कर लिए जाएं जो कि आसानी से वैक्सीनेट हो सकते हैं, तो बकाया लोग जिन तक वैक्सीनेट अगर ना भी पहुंच सकें तो वो लोग महफूज हो जाते हैं। और यही हर्ड इम्यूनिटी की खूबसूरती है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर नौशीन से है कि बच्चे हम सबको बहुत अजीज़ होते हैं, उनको बीमारियों से बचाने के लिए क्या किया जाए? डॉक्टर शाइस्ता, आपने नहायत ही मौजूद सवाल किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस सवाल के लिए, क्योंकि ज़िंदगी जहाँ से शुरू होती है अगर वहीं से हिफाजत हम शुरू कर लें तो आने वाले वक्त में जो है हमारी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी और बीमारियों का तनासुब जो है वो कम हो जाएगा। 1978 में पाकिस्तान में EPI के नाम पे एक हिफाजती टीकों का प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पे 5 बीमारियां थीं, लेकिन वक्त के साथ जब बीमारियां बढ़ी और उनके साथ वैक्सीनेशंस भी बढ़ी तो 7 बीमारियों को हमने कवर करना शुरू कर दिया। अब 10 बीमारियां EPI प्रोग्राम में शामिल हैं, जैसे कि पोलियो, TB, तशन्नुज, खसरा, निमोनिया और अब टाइफाइड को भी कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में ऐड कर दिया गया है। तो ये 2 साल तक बच्चों को हम हिफाजती टीके लगवाते हैं। मैम, आपने EPI के बारे में बहुत तफसीली बताया, लेकिन ये बताएं कि बाज़ औक़ात कुछ बच्चों के डोज मिस हो जाते हैं, जैसे कि BCG पैदाइश के वक्त लगता है या खसरा 15 माह की उम्र में लगता है। अगर ये टीके वक्त पर ना लग सकें तो बच्चों के वालिदैन को उस सूरत में क्या करना चाहिए? हिफाजती टीके लगवाते हुए लोग भूल जाएं अगर, तो उसके लिए जो है कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आमतौर पे गांव में या जो मराकज़ देही मराकज़ से दूर हैं या हिफाजती टीकों के मरकज़ से जो दूर जगह जहाँ पे विलादत होती है, उन बच्चों की BCG की वैक्सीनेशन रह जाती है अमूमी तौर पर, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उनको मौका मिलता है किसी भी हिफाजती टीके के मरकज़ पे पहुंचने के लिए या बेसिक हेल्थ यूनिट पहुंचने पे या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में पहुंचने के, वो अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं। और मीज़ल्स की वैक्सीनेशन का भी यही है कि जैसे ही उन्हें याद आए तो वो जो है वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इसमें हुकूमती इंजेक्शन तो EPI प्रोग्राम में हम लगा रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट में भी इंजेक्शन अवेलेबल हैं और वो आप ख़रीद के भी लगवा सकते हैं अगर आप लगवाना चाहें तो। ये इसलिए ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर जहाँ पे EPI सेंटर नहीं है तो वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो सकती। उसके अलावा मरीज़ माँ बाप ना भूलें इंजेक्शन लगवाने के लिए, इसके लिए हुकूमत ने एक बहुत अच्छा से कार्ड बनाया हुआ है। मैं आपको ये कार्ड दिखाना पसंद करूँगी। ये हिफाजती टीकों के लिए एक हुकूमत ने कार्ड बनाया है जिसमें तमाम हिदायत लिखी हुई हैं कि BCG का इंजेक्शन पैदाइश के वक्त लगाना है और जब कैसे लगाना है। इसमें एक छाला सा बन जाता है, अगर छाला ना भी बने और इंजेक्शन लगा हुआ है तो दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर पैदाइश पे एक हेपेटाइटिस B की डोज़ लगाई जाती है जिसको 0 डोज़ कहते हैं। फिर ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज़ दी जाती है और उसके बाद 10 हफ्तों पे, फिर 6 हफ्तों पे, 10 हफ्तों पे और फिर 14 हफ्तों पे जो है हम लगाते हैं ये इंजेक्शन और इसी तरतीब से चलते हैं। तो इन्होंने सारे इंजेक्शन्स के नाम लगा दिए, सिवाय मीज़ल्स का वैक्सीनेशन जो कि 12 महीने पे और 15 महीने पे लगाया जाता था, अब ये 9 महीने पे और 12 महीने पे कर दिया गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रुबेला का इंजेक्शन जो है वो मीज़ल्स के साथ ऐड कर दिया गया है और इसके अलावा टाइफाइड का जो इंजेक्शन है वो भी हुकूमत के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐड किया गया है। आपकी सहूलत के लिए
आप ये देखें कि इसमें तमाम तफसील दर्ज है, जिसमें बच्चे की विलादत, वालिद का नाम, तारीख़, उसका जिन्स, लड़का है लड़की है, उसके आईडी कार्ड वालिदैन का, ताकि उसको ट्रेस किया जा सके, ये तमाम मौजूदात हैं। उसके अलावा तमाम इंजेक्शन्स के डिटेल और उनकी आगे तारीखें डाल के लिख के दे दी जाती हैं। माँ बाप को बता दिया जाता है कि अगले इंजेक्शन के लिए अब आपने किस तारीख पे आना है। तो अगर लोग ये इसको संभाल के रखें तो वो इस पे देख के तारीख अपनी याद रख सकते हैं कि अब अगला इंजेक्शन जो है उन्होंने कब लगवाना है। अगर खुदा न खास्ता वो बच्चे को बुखार है, उल्टियाँ आ रही हैं, वो उस हालत में नहीं है, तो जैसे ही वो रिकवर होता है उसको फ़ौरन आप ले जाएं और उसकी इंजेक्शन की डोज जो है वो मिस ना करवाएं, वो लगवा दें। ये फैमिली के लिए उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है कि जिस बच्चे की पूरी इम्यूनाइजेशन हो जाएगी तो वो उसको स्टैम्प करवा ले, अगले बच्चे के ऊपर जो है वो दोबारा जो है फिर अपनी एंट्रीज़ करवाना शुरू कर दे और उसकी फिर कंप्लीशन कर दे। ये इस तरीके से एक फैमिली की बुक हुकूमत ने बना दी है, जिसके 3-4 बच्चे हों तो वो एक ही कार्ड पे अपना तमाम डिटेल्स रिकॉर्ड करवा सकता है। शुक्रिया मैम, आपने EPI के बारे में नहायत तफसील से बताया। मेरा अगला सवाल डॉक्टर नायला से है कि मैम अभी डॉक्टर नौशीन ने EPI के बारे में हमें तफसील से बताया, तो आप ये बताइए कि 6 साल से बड़ी उम्र के बच्चे या बुज़ुर्गों के लिए भी वैक्सीनेशन होती है, और ये अडल्ट वैक्सीनेशन से क्या मुराद है? जी डॉक्टर शाइस्ता, दरअसल डॉक्टर नौशीन ने तो आपको बताया कि पैदाइश से लेके तो 6 साल तक के 5 साल तक के बच्चों के लिए जो हिफाजती टीकों का एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जो कि 2-2 हफ्ते और फिर महीने और साल के हिसाब से है। लेकिन जो वैक्सीनेशन से बचाव का अमल है वो दरअसल तकरीबन तमाम उम्र ही जारी रहता है, और ख़ास तौर पर इसमें जो है एक उम्र का ग्रुप कहा जाता है जिसको एडोलेसेंट या नौजवान कहे जाते हैं। वो 7 से लेके और 18 साल तक की उम्र के लड़के और लड़कियां हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा एसेंशियल आपकी लाइफ का बड़ा नाजुक मरहला होता है, जिसमें कि जिन लोगों को ज़रूरत, ख़ास तौर पे लड़कियों को, जबकि उनकी रिप्रोडक्टिव एज में भी बच्चा पैदा करने की सलाहियत में भी उनकी शुरू हो जाती है, उनकी शादियों की उम्र भी इसमें आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में 3 टीके ऐसे हैं, 3 बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए कि टीके अगरचे EPI में नहीं है मगर इन बच्चियों को लगवाए जाने चाहिए। उनमें से पहला तो है रुबेला का। रुबेला, इसको जर्मन मीज़ल्स भी कहा जाता है, और आमतौर पे पाकिस्तान में रुबेला को डायग्नोसिस अगर किसी को हो जाए तो डायग्नोस भी नहीं होता। लेकिन डायग्नोस तब होता है जब किसी बच्ची को बुखार या जोड़ों का दर्द हो जाए, उसको पता ना चले। लेकिन अगर ये हो जाए तो ये जो जरासीम है ये और लड़की के जिस्म में रहता है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे में मुंतकिल हो जाता है। आम तौर पर तो ऐसी बच्चों के बार बार अबॉर्शंस होते रहते हैं और पता नहीं चलता, और वजह क्या होती है कि उसको नौजवानी में रुबेला की इन्फेक्शन हुई होती है। या अगर बच्चा पैदा हो भी जाए तो ऐसी सूरत में बच्चे जो है मासूर पैदा होते हैं, या उनका सर छोटा होगा, या आंखें पैदाइश नहीं होगी, या बच्चों के दिल में सुराख होगा। सो बजाय इसके कि ऐसे बच्चे पैदा हों, बेहतर ये कहा जाता है, पूरी दुनिया में ये है और हम पाकिस्तान में भी यही कहते हैं कि बच्चियों को 13 साल से लेके और 18 साल तक की उम्र में बच्चियों को रुबेला का एक इंजेक्शन, दो इंजेक्शन लगा दिए जाएं, जो कि 1 महीने के वक्फे से हों, और ताकि वो सारी उम्र के लिए किसी किस्म का माजूर बच्चा पैदा करने की सलाहियत उनमें ना रहे, उस खतरे से 2-4 ही ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है कि अगर किसी माँ को माजूर बच्चा पैदा हो। तो ये एक कौमी फ़र्ज़ है कि हम सब लोगों से कहें। इसी तरीके से एक और वैक्सीन अभी कुछ ही अर्सा पहले, 5-7 साल पहले आया है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ये लड़के और लड़कियों दोनों को ही लगना चाहिए, और इसमें यह है कि जो सर्विक्स की और यूट्रस के जो कैंसर्स हैं उनसे भी बचाव की और इन्फेक्शन से बचाव होता है। एक तीसरा इंजेक्शन है, वो है टेटनस टॉक्साइड। ये बड़ा एक मुतनव्वे और बड़ा ही ख़ास किस्म का इंजेक्शन है, और ये बीमारी है क्योंकि ये, जैसे उन्होंने डॉक्टर नौशीन ने कहा कि जी बच्चों को भी इंजेक्शन TT लगते हैं पैदाइश के साथ, उनका एक शेड्यूल है। इसी तरीके से नौजवान लड़कियों को अगर इसी दौरान में
इससे पहले कि वो उनकी शादियों की उम्र आए, तो 5 टीकों का कोर्स बेहतर है कि करवा दिया जाए। यानी एक टीका जब पहली दफ़ा वो मिलें, डॉक्टर को मिलें, दूसरा टीका जब उसके 1 माह के बाद, तीसरा टीका उस दूसरे डोज के 6 माह के बाद, और चौथा और 5वां टीका 1-1 साल के वक्फे से। सो ऐसी सूरत में बच्चियां तमाम उम्र के लिए बच्चों अपने आने वाली नस्ल को टेटनस की बीमारी ट्रांसमिट करने से महफूज हो जाती हैं। इसी तरह से एक फ्लू की वैक्सीन है, और जो मेनिंजाइटिस जिसे गर्दन तोड़ बुखार है, ये 2 वैक्सीन्स ऐसे हैं कि जो आप जिसको डायबिटीज़ हो, कोई अस्थमा हो, किसी को हाई रिस्क केसेस हो जो कि लोग मुस्तकिल स्टीरॉइड्स पे होते हैं, तो ऐसी सूरत में हर साल आप बच्चों को इन्फ्लुएंज़ा, और बल्कि वो तो 70-80 साल तक की उम्र तक के लोगों को आप लगवाना चाहिए हर साल इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन। देखिए, मैं दोबारा ये दिखाना चाहूँगी कि वही जो कार्ड, फैमिली का कार्ड जैसे डॉक्टर नौशीन ने दिखाया, इसी तरीके से उसका आखिरी सफ़ा ये देखिएगा हिफाज़ती टीकों से है जो कि हामला ख़वातीन के लिए है। अब आप कहेंगे कि हामला ख़वातीन के लिए ये जो टीकों का हिफाज़ती टीके हैं, ये बुनियादी तौर पर ख़वातीन से बचाव, तशन्नुज के बचाव का शेड्यूल है, और ये 5 टीकों का शेड्यूल है। इससे पहले आम तौर पर ये हुआ करता था कि ख़वातीन ये 5 टीके नहीं लगवाए जाते थे, बल्कि हर प्रेगनेंसी के दौरान 7वें और 8वें माह में उनको 2 टीके लगाए जाते थे टीटी के, टेटनस से बचाव के। लेकिन देखा ये गया कि साइंसी तौर पर ये बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाने के बजाय अगर एक ही दफ़ा 5 टीके लगा दिए जाएँ तो फिर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान टीटी के इंजेक्शन से लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। बहरहाल ये तो था 2 ऐसे वैक्सीन मैं फिर भी बताना चाहूँगी, और वो कौन से हैं जो कि लगने के बाद भी अगर कोई बीमारी हो भी जाएगी, तो अभी तक हमने होगा कि जो कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जिसको कहेंगे कि जी बीमारी से एक्सपोजर हो जाने के बाद भी अगर हम बचाएं, तो 2 वैक्सीन हैं। एक तो टेटनस ही है, यानी कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता सड़क के किनारे कोई चोट लग जाए, या जिस चोट में मट्टी हो, या कहीं पे भी हम कहें कि जी बहुत ज़्यादा गंदगी, उस गंदा ज़ख़म हो, तो उसको टेटनस टॉक्साइड का टीका लगा दिया जाना चाहिए। इस ज़ुमरे में मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर 5 साल तक एक दफ़ा टेटनस का टीका लग जाए तो उसके बूस्टर डोज का असर रहता है। यानी बार बार अगर चोटें लगें किसी बच्चे को महीने के अंदर अंदर या साल के अंदर 2-4 साल के अंदर, तो बार बार टीटी का इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो महफूज रहता है। और आजकल आपने देखा होगा कि सिंध में रेबीज़ कुत्ते के कांटे के इलाज के लिए भी अगर कुत्ते का कांटा भी हो तो वो भी एक ऐसा वैक्सीन है, रेबीज़ का वैक्सीन, कि आफ्टर एक्सपोजर होने के बावजूद भी अगर वो लगा दिया जाए, बर वक्त लगा दिया जाए, तो कुत्ते के कांटे और रेबीज़ से भी बचाव मुमकिन है। तो ये तो चंद ऐसी बातें थी जो कि मैं चाह रही थी कि, और फिर सबसे ज़्यादा आजकल कोविड वैक्सीन का चर्चा है, दौरा है, और कोविड वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन जब से आया है तो आपने देखा होगा कि तमाम दुनिया के मुल्कों में अपनी आबादी को उन्होंने इससे वैक्सीनेट कराया। पाकिस्तान में भी पहले 70 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को कहा गया, रजिस्टर करके उनको वैक्सीन किया गया, फिर 60 से 70 वाले आए, अब रिसेंटली कल परसों से ये किया गया है कि जी 40 से 50 साल तक की उम्र के लोग भी रजिस्टर होना शुरू हो रहे हैं। तो यूँ ये वो वैक्सीन है जैसे कि EPI के बरखिलाफ़ के जो बूढ़ों से बच्चों की तरफ जा रहे हैं। तो इस वैक्सीन के लिए भी हम यही कहेंगे कि हर सूरत अपने अपने एज के लिहाज से वैक्सीन ज़रूर लगना है। इसके भी 2 डोजेज़ लगती हैं 3 हफ्ते के वक्फे से। तो ये तो थी एडल्ट वैक्सीनेशन। मेरा ख्याल है जवाब कुछ तवील तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, ये तो बहुत ज़रूरी था और हमें अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में बहुत मुफीद मालूमात मिली हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर नौशीन से है कि मैम क्या वैक्सीन महफूज हैं, और आवाम में ये तासुर पाया जाता है कि MMR में मौजूद खसरा से बचाव की वैक्सीन से बच्चों में ऑटिज़म हो जाता है, तो क्या ये दुरुस्त है?
जी डॉक्टर शाइस्ता, ये 1998 में एक फैशन बना था जिसमें ये लोगों को ख्याल आया कि जिन लोगों की मीज़ल्स की वैक्सीनेशन हो रही है, ख़ास तौर पे MMR जिनकी वैक्सीनेशन हो रही है, उनके बच्चों को में ऑटिज़म पाया जा रहा है। ऑटिज़म में बच्चे जो हैं वो स्लो होते हैं और वो माशरती तौर पे आइसोलेशन का शिकार होते हैं, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात जो हैं वो अब पता चल गई हैं, जिसमें इनहेरिटेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है ऑटिज़म हो रहा है, जिसका ताल्लुक वैक्सीन से नहीं है। लेकिन अमेरिका जैसे डेवलप वर्ल्ड में भी ये खौफ आया और उस खौफ के आते के साथ ही लोगों ने मीज़ल्स की वैक्सीनेशन बंद करवा दी ताकि उनके बच्चों में ऑटिज़म ना हो, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत एपिडेमिक हुआ मीज़ल्स का और उसमें काफ़ी सारे बच्चों की अमवात भी हुई और बहुत सारे बच्चों में माजूरियाँ भी डेवलप हो गई। तो ये एक गलत तासुर है। वैक्सीनेशन के साथ ऑटिज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो पुराने लोग जो हैं इतने कॉमनली हर एक की नहीं हुआ करती थी, और पहले बीमारियों की तशख़ीस भी इतनी अच्छी नहीं थी, और ये दोनों चीज़ें साथ साथ हुई तो लोगों ने इनको आपस में कोरिलेट कर दिया कि ऑटिज़म का शायद कोई वैक्सीनेशन से ताल्लुक़ है। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर नाला से पूछना चाहूँगी कि कुछ ऐसे ही ख्यालात लोगों में पोलियो ड्रॉप्स के बारे में भी पाए जाते हैं, कुछ उसके बारे में बताएं, और फिर आखिर में हमें वैक्सीनेशन वीक के हवाले से कोई खुसूसी मैसेज भी दें। जी हाँ डॉक्टर शाइस्ता, यकीनन पोलियो वैक्सीन तो एक बहुत मुतनाज़ मामला पाकिस्तान में बन चुका हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी है, किसी कोई आलमी साजिश है, और यही वजूहात और अफवाहें हैं और जो मिसकंसेप्शन हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में तो पोलियो का ख़ात्मा हो गया, मगर पाकिस्तान उन चंद बदनसीब ममालिक में अभी भी शामिल है कि जहाँ पाकिस्तान में अब तक पोलियो का ख़ात्मा मुमकिन ही नहीं हुआ। यकीनन इसकी चंद वजूहात तो हैं जिनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ है, सेहत के नाक़िस निज़ाम है, और बचाव के कतरे पिलाने की सलाहियत भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कम है। लेकिन फिर भी और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे पसमानदा इलाकों में है कि जहाँ कराची के भी जो स्लम्स हैं, जो कि उनके आबादियाती जो कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पर जहाँ पर सीवरेज और पानी और सेहत का निज़ाम मुनासिब नहीं है, वहाँ पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने चाहिए। और जब तक हमारे मुल्क में साफ़ पानी और सीवरेज और सेहत आमा का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुयस्सर नहीं हो जाता, हमें यकीनन इस चीज़ पे ज़ोर देना है कि WHO के शेड्यूल यानी हर 3 माह बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाए जाने चाहिए और इसमें मिस ना किए जाएं। जो बच्चा जहाँ भी हो उसको पिलाए ज़रूर जाएं। पोलियो वर्कर्स बहुत मेहनत से इन बच्चों तक पहुँचते हैं और हमें उनकी इज़्ज़त करते हुए और हमें इस यकीन के साथ कि पाकिस्तान से माजूरी का ख़ात्मा हो सकता है, और अगर एक बच्चा भी माजूरी से बच जाए तो मेरे ख़्याल में ये वैक्सीनेशन और पोलियो वैक्सीनेशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सो हमारे लिए यही है कि, और मैं फिर ये बताना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर नशीन ने बताया कि मीज़ल्स वैक्सीन का ऑटिज़म से और साइड इफ़ेक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसी तरह से पोलियो वैक्सीन जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये इंतहाई महफूज और मौसर वैक्सीन है, और अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये अफवाहें होती हैं कि जी कभी बच्चों ने कतरे पिए तो उनको कुछ हो गया। हाँ ये ज़रूर है, अगर बच्चा पहले से बीमार हो, उसका पेट ख़राब हो, तो उसको फिर पोलियो के कतरे उसकी वजह नहीं करार दिए जाने चाहिए। कतरे महफूज हैं, इनसे हमें पोलियो की टीमों से हर सूरत ताउन करना है। और आखिर में जैसे आपने मुझे कहा कि मैं पोलियो बल्कि हिफाज़ती टीकों की हिफाजत के और इस हफ्ते के हवाले से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप अपने प्यारों की हिफाजत के लिए मौजूदा तमाम हिफाज़ती वैक्सीन ज़रूर लगवाएं अपने शेड्यूल के मुताबिक, और बढ़ती हुई बीमारियों और अमवात से बचाव में अपना कौमी और समाजी फरीज़ा ज़रूर अदा करें। अल्लाह आप सबका हम नमाज़। मैम आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी मालूमात में नहायत इजाफ़ा हुआ है। उम्मीद है लोगों का जो मिसकंसेप्शन है या गलतफहमी है वैक्सीनेशन के बारे में वो भी दूर होएगी, और हमारी दुआ है कि
दुनिया से ये मूजी मर्ज ख़त्म हो जाएं या कम अज़ कम हमारे पास इनसे बचाव की अच्छी तदाबीर। अल्लाह हाफ़िज़।